हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं चंद्रशेखर त्रिवेदी आज आपको अपने ओरिएंट केमिस्ट्री क्लास में आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि कौन से सॉल्यूशन आइडियल कहलाते हैं, और उसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से सॉल्यूशंस नॉन आइडियल होते हैं और क्यों होते हैं, और जो आइडियल होते हैं वो क्यों होते हैं और किस कंडीशन पर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें तो वो सारे सॉल्यूशंस जो सारी कंडीशंस में राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। सो ऑल दोज सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्स लॉ इन ऑल कंडीशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गया। बट न्यूमेरिकली यहाँ पर क्या है कि दो सॉल्यूशन इन विच डेल्टा वी mixing is equal to 0 and delta H mixing is equal to 0। ठीक है, और theoretically क्या है, which follow Raoult's law in all conditions। ठीक है, so number 1 and number 2। so delta V mixing means no change in volume after mixing solute and solvent। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद जब उनके वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, ना वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ना इंक्रीज हो ना डिक्रीज हो, ठीक है, उसको कहते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। जस्ट लाइक 50 ml में हमने 50 ml सॉल्वेंट में हमने 5 ml कोई सोल्यूट डाला तो टोटल वॉल्यूम 55 होना चाहिए, ना वो 55.2 हो ना वो 54.9 या 8 हो। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम एंड डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 मीन्स नो चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाइदर सोल्यूशन रिलीज द एनर्जी नॉर एब्जॉर्ब द एनर्जी। न तो सोल्यूशन बनने पर वो प्रोसेस एनर्जी रिलीज करे और ना ही एनवायरनमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करे, उसमें हम कहते हैं डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। एंथैल्पी ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स फिक्स्ड, जो पहले थी और सोल्यूशन बनने के बाद भी वही एंथैल्पी रहे। ठीक है, अच्छा कैसे, सपोज अगर हम ऐसा देखें कि एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ऑफ लेट सॉल्वेंट ऑफ मॉलिक्यूल A and the solute of molecule B, then definitely there is a intermolecular force of the molecule of the solvent AA stabilize। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क करेगा। अब वो स्ट्रॉन्ग है वीक है डिपेंड करता है उनके अपने स्ट्रक्चर पर, ठीक है, लेकिन उनके बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। सेम एज सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। ठीक है, जब इनको मिक्स किया जाता है, जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है, ठीक है, और सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, then they receive the energy from the environments they receive the energy from the environments to break the intermolecular force between AA and BB.
इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए ये एनवायरनमेंट से एनर्जी लेते हैं, ठीक है। एंड अ न्यू फोर्स स्टेबलाइज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड बी एंड देन दे रिलीज द एनर्जी। जैसा आप लोगों ने पढ़ा है कि बॉन्ड बनने पर, यहाँ बॉन्ड नहीं बनता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबलाइज होता है, लेकिन बॉन्ड बनता है जब भी तो एनर्जी रिलीज होती है। इसी प्रकार से जब इनके बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्टेबलाइज होगा तो ये एनर्जी रिलीज कर, जितनी एनर्जी यहाँ पर लेंगे उतनी ही एनर्जी यहाँ पर रिलीज कर देंगे, ठीक है। तब तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होगा। ऐसे केस में जितनी एनर्जी इन्होंने ए के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए ली थी और बी के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए ली थी, उतनी टोटल एनर्जी वो ए बी के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्टेबलाइज करने के बाद रिलीज कर देते हैं एनवायरनमेंट में। तो फिर न तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है और ना घटती है, और ऐसे केस में डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो होता है, ठीक है। तो ना वॉल्यूम में चेंज हो ना एंथैल्पी में चेंज हो, तो इस प्रकार से फिर आइडियल सॉल्यूशंस तो कोई हुआ ही नहीं, ठीक है। या तो थोड़ी बहुत एनर्जी वो एटमॉस्फेयर से लेता है या देता है, ये वॉल्यूम में थोड़ा बहुत चेंज होता है, ठीक है। तो जो मोस्ट क्लोजली है, जो बहुत ज़्यादा राउल्स लॉ के नियर अबाउट अपना रिजल्ट देते हैं, उनको आइडियल सॉल्यूशंस के कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे आइडियल सॉल्यूशंस माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन एंड टॉलुइन। बेंजीन और टॉलुइन का मिक्सचर जो है वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। अब ये नहीं कह सकते कि 100%, बट फॉलो करता है मोस्ट क्लोजली टू द राउल्स लॉ। सेकेंड, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। Solution of N-hexane and N-heptane are considered to be ideal solution. Third one, bromoethane and chloroethane. Bromoethane and chloroethane. Mixture of bromoethane and chloroethane also considered as a ideal solution. Number third. Number fourth, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। These solutions are considered to be ideal solution. They are most closely to the Raoult's law, and they show delta V mixing is about to 0 and delta H mixing is also about to 0, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल सोल्यूशन है। अब हम चलते हैं कि अगर जो आइडियल नहीं है तो नॉन आइडियल फिर कौन से सॉल्यूशंस होते हैं और वो क्या शो करते हैं। तो चलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन में एक चीज और होती है कि पी टोटल थ्योरेटिकल जो हमें पी टोटल मिलती है राउल्ट्स लॉ से जो हमें पी टोटल मिलती है, पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये जो हमें राउल्ट्स लॉ से पी टोटल मिलती है, ठीक है, दिस पी टोटल इज इक्वल टू पी टोटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है ना। तो वो दोनों इक्वल होती है किसमें, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो पी टोटल थ्योरेटिकल इज इक्वल टू पी टोटल एक्सपेरिमेंटल, ठीक है ना। theoretical value obtained from Raoult's law, obtained from Raoult's law,
राउल्स लॉ से जो हमें वैल्यू मिलती है पी टोटल की, वो पी टोटल एक्सपेरिमेंटल के इक्वल होती है किसमें, आइडियल सोल्यूशन में। अब चलिए हम लोग देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस। ये एक कंडीशंस और होती है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस को। नॉन आइडियल solution. तो हु आर कॉल्ड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। पहली कंडीशन, फर्स्ट दो सॉल्यूशन which do not follow राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। फर्स्ट, सेकेंड थिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग is not equal to 0, and third one, P total theoretical is equal to P total experimental। ठीक, these are the three conditions जो ये सोल्यूशन ये तीन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, वो हमारे नॉन आइडियल सोल्यूशंस होते हैं। तो फिर यहाँ पर ये बात क्लियर है, या तो डेल्टा वी मिक्सिंग और एच मिक्सिंग की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगी या लेस देन 0 होगी। ठीक है, पी टोटल थ्योरेटिकल वैल्यू ये भी या तो लेस देन 0 होगी या लेस देन पी एक्सपेरिमेंटल होगी या मोर देन पी एक्सपेरिमेंटल होगी। ठीक है, पी टोटल थ्योरेटिकल वैल्यू या तो पी टोटल एक्सपेरिमेंटल से ज़्यादा होगी या इससे कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में दो कंडीशंस बनती हैं। व्हेन पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल वैल्यू, एंड अदर कंडीशन इज व्हेन पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज लेस देन पी थ्योरेटिकल वैल्यू। तो चलिए पहले हम पहली कंडीशंस को देखते हैं। जब यहाँ पर पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पी थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा होती है, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। तो चलिए देखते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन अराइज होती है पॉजिटिव डेविएशन from Raoult's law। राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, मीन्स पी टोटल experimental is greater than P total theoretical वैल्यू से ज्यादा होती है। ठीक है, और सेकेंड कंडीशन, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 and delta H mixing also greater than 0। तो इस बात को हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली देखते हैं। क्या होता है कि लेट अ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, पहले सॉल्वेंट ले लेते हैं, लेट अ सॉल्वेंट ऑफ मॉलिक्यूल ए, सॉल्वेंट हमारा ए मॉलिक्यूल है, एंड सॉल्वेंट हमारा मॉलिक्यूल ए है
ऑन सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूल बी। सॉल्यूट जो है हमारा बी मॉलिक्यूल का। सो देयर इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, intermolecular force of attraction between AA and BB। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स AA और BB इनके बीच में होगा। एंड व्हेन दे मिक्स टुगेदर, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है, दे रिसीव द एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट। ये एनवायरमेंट से एनर्जी लेते हैं टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन AA एंड BB एंड stabilize a new intermolecular force, new intermolecular force between AB के बीच में नया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पर इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लेते हैं वो एनर्जी ज़्यादा लेते हैं, मतलब जितनी भी एनर्जी लेते हैं, बट दे रिलीज एनर्जी लेस देन द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी आफ्टर स्टेबलाइजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन AB। जितनी एनर्जी लेते हैं उससे कम एनर्जी ये रिलीज करते हैं। यानी कि ये प्रोसेस हमारा कौन सा हुआ, एंडोथर्मिक। ये एनवायरनमेंट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस, ये बढ़ जाती है। अब जब यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वीक होगा, डेफिनेटली दे विल फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा होगी। जब डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फिर वॉल्यूम भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जितना वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो उतने दूर दूर होंगे, जितना स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो उतने पास पास होंगे। तो जब दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले इनमें जो फोर्स था वो इससे ज़्यादा था, तो ये पास पास थे, ये भी पास पास थे। अब जो इनके बीच में, इनके और इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सिस्टम वो वीक हुआ है, तो ये दूर दूर है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले लेते हैं और इसको समझते हैं कि लेट एनर्जी एब्जॉर्ड फॉर ब्रेकिंग intermolecular force, फोर्स पर लिख देते हैं, फॉर ब्रेकिंग फोर्स बिटवीन AA। और सपोज करिए इसने 100 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की एटमॉस्फेयर से। एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है, नॉट इट इज अ एग्जैक्ट वैल्यू, हाइपोथेटिकल वैल्यू है। एंड एनर्जी absorbed for breaking force between BB, it absorb 80 किलोजूल पर मोल। ठीक है, पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। अब जब इनका फोर्स टूटेगा तो यहाँ पर A के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे, B के 2 मॉलिक्यूल निकलेंगे एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ AB बनेंगे। ठीक है, एंड एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर stabilizing new force
बिटवीन ए बी। अब मान लीजिए यहां पर इनने 50 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज की। अब यहां पे इनके 2 मोल्स बनेंगे, तो इज इक्वल टू 2 इंटू 50 इज इक्वल टू 100 किलो जूल पर मोल इनने एनर्जी रिलीज की। तो टोटल एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी थी 180 और रिलीज कितनी की इनने 100 किलो जूल। तो 80 किलो जूल पर मोल एनर्जी इनने एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर ली, जिससे सिस्टम की इंथैल्पी बढ़ गई, फोर्स वीक होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ गया, और यहाँ पर जो पी टोटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी वो पी थ्योरेटिकल से ज़्यादा आएगी। इसके लिए राउल्स ने ग्राफ में भी बताया कि ये कैसे हम दिखा सकते हैं। पॉजिटिव डेविएशन को तो यहां देखिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए राउल्स ने ग्राफ प्लॉट किया। यहां एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन लिए गए, मोल फ्रैक्शन, वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर लिया गया, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर लिया गया। P1 इज लेस वोलेटाइल देन P2। जो हमारा सॉल्वेंट है वो कम वोलेटाइल है, किससे? सॉल्यूट से। अब ये हमने P1 के लिए वेपर प्रेशर दिखाई, ये हमने P2 के लिए वेपर प्रेशर दिखाई। दिस इज P1, दिस इज P2। अब ये पहले इनके बीच में क्या था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और जब इनको मिक्स कर दिया गया, ये सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है, और जब इनको मिक्स किया गया तो अब इनके बीच में चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इनकी वेपर प्रेशर क्या होगी? थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंक्रीज दिखाएगा। ये पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू। पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज मोर देन पी थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डेविएशंस के लिए ग्राफ है, ठीक है, जहां पर ये क्लियर होता है। अब हम लोग नेगेटिव डेविएशंस देखेंगे। नेगेटिव डेविएशंस देखेंगे दूसरी कंडीशंस। सेकंड कंडीशन, नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। राउल्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन देखेंगे। यहां पर क्या होता है कि जो पी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, पी टोटल एक्सपेरिमेंटल is less than P total theoretical। P total theoretical से लेस होती है। वन थिंग। सेकेंड थिंग, डेल्टा V मिक्सिंग इज लेस देन 0 एंड डेल्टा H मिक्सिंग इज आल्सो लेस देन 0। मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जब आपस में मिक्स किए जाते हैं तो अपना पुराना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करने के लिए एनवायरनमेंट से जितनी एनर्जी लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबलाइज होता है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर देते हैं। मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, इसमें एनर्जी सिस्टम की चली जाती है, इसलिए सिस्टम की एंथैल्पी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जब ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो फिर क्या होगा, वो ज़्यादा पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम में कंट्रैक्शन होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा घट जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब, यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर ब्रेकिंग intermolecular force of attraction between AA and BB is less than, ठीक है, जितनी एनर्जी लेते हैं वो कम है, इज लेस देन एनर्जी released after stabilizing new force of attraction between AB। ठीक है, तो यहां पर जितनी एनर्जी ये इनका फोर्स तोड़ने के लिए लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी इनके बीच फोर्स स्टेबलाइज करने के बाद एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, तो सिस्टम की एनर्जी चली जाती है जिससे सिस्टम की एंथैल्पी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम हाइपोथेटिकल वैल्यू से समझे, ठीक है, इसको और आसानी से, लेट एनर्जी एब्जॉर्ब बाई AA, अगर इन मॉलिक्यूल्स के द्वारा एनर्जी इनकी मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब है, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू जो हमने ली थी, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं 100 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी ने एब्जॉर्ब की इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, एंड एनर्जी एब्जॉर्ब बाई BB मॉलिक्यूल। चलिए, इनने 80 किलो जूल पर मोल ली फॉर ब्रेकिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ, तो टोटल एनर्जी इनने कितनी ली, 180 किलो जूल पर मोल, इनने टोटल इतनी एनर्जी सिस्टम से एब्जॉर्ब की पर मोल। ठीक है, और एनर्जी रिलीज्ड बाई AB, जब AB के बीच में नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टेबलाइज हुआ तो इनने जो एनर्जी रिलीज की, ठीक है ना, इनने जो एनर्जी रिलीज की, चूंकि यहाँ पर 2 A के मॉलिक्यूल निकलेंगे और 2 B के, तो इसके भी दो मॉलिक्यूल बनेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे इंटू 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे AB के। तो मान लीजिए इनने 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज की, 100 किलो जूल पर मोल, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल निकले, तो 102 इंटू 100 किलो जूल पर मोल, तो टोटल एनर्जी इन्हें रिलीज की 200 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो 180 किलो जूल पर मोल ने एब्जॉर्ब की थी
और 200 किलो जूल पर मोल इन्हें रिलीज की, मतलब 20 किलो जूल पर मोल, 20 किलो जूल पर मोल एनर्जी इन्होंने अपने सिस्टम की रिलीज कर दी। सिस्टम की इतनी एनर्जी माइनस में आ गई और इसीलिए इनकी इंथैल्पी लेस देन 0 हो जाती है, क्योंकि माइनस में चली गई इनकी इंथैल्पी। और चूंकि इनके बीच ए बी के बीच चूंकि ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, वो और ज़्यादा पास आ जाते हैं, जिससे वॉल्यूम में कंट्रैक्शन हो जाता है और वॉल्यूम भी जितना होना चाहिए उससे कम हो जाता है, इसलिए उसको लेस देन 0 कहेंगे। अगर जितना होना चाहिए उतना ही होता तो इक्वल टू 0 होता, देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे कम हो रहा है वॉल्यूम, इसलिए लेस देन 0। ठीक है, राउल्स ने इसको भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया है कि जब वॉल्यूम में चेंज आता है, तो फिर हम उसको कैसे शो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये भी वाई एक्सिस, यहां पर मोल फ्रैक्शन लिए गए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यहां पर वेपर प्रेशर लिया गया, वाई एक्सिस पर। ठीक है, अब यहां पर ये हमने P1 को दिखाया, P1 की वेपर प्रेशर, और ये P2 की वेपर प्रेशर। ठीक है, दिस इज P1, दिस इज P2। यहां पर अगर हम देखेंगे P1 की वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, तो यहां पर x1 इज इक्वल टू 1, और यहां पर P1 की वेपर प्रेशर 0 हो रही है, तो x1 इज इक्वल टू 0। यहां पर P2 की वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो रही है, तो x2 इज इक्वल टू 1, और यहां पर P2 की वेपर प्रेशर 0 हो रही है, तो x2 इज इक्वल टू 0। यानी कि x1 की वैल्यू देखें तो यह 0 से 1 यहाँ की ओर बढ़ेगी, और x2 की देखें तो 0 से 1 यहाँ तक को बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है, अब चूंकि यहाँ पर वो पास आ रहे हैं मॉलिक्यूल, उनके बीच में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्लोज आने की वजह से उनका वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर भी घटेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इनके वेपर प्रेशर में थोड़ी सी कमी आएगी, ये ग्राफ हमारा नीचे को चलेगा, और ये हमारी P एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और ये हमारी P थ्योरेटिकल वैल्यू है। तो इस तरह से ये हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को समझा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एजियोट्रॉपी को पढ़ेंगे। एजियोट्रॉपी इज अ स्पेशल केमिकल फिनोमिना, ठीक है, जिसमें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में मिक्स किया जाता है, जिसमें वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है सेम बॉइलिंग पॉइंट पर बॉयल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों जो भी तुम्हारे डाउट्स हो पिछले टॉपिक्स में या इस टॉपिक्स में, वो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल। ओके, थैंक यू।